तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 2 में मेंशन्ड एक टॉपिक है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो एक्चुअली में ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता क्या है? देखिए, किसी भी सेल को सरवाइव करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और हमको मालूम है कि जो सेल्यूलर एनर्जी है या सेल्यूलर फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो कहलाती है एटीपी, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये जो एटीपी है इसी को इस्तेमाल करके सेल अपनी जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म करनी होती हैं उसके लिए एनर्जी प्राप्त करती है। तो इस एटीपी की सिंथेसिस एक्चुअली सेल कैसे करती है उस प्रोसेस को डिस्क्राइब करता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि बेसिकली जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस जिसके द्वारा ये एटीपी जो है ये सिंथेसाइज होता है, इसके 3 स्टेप्स होते हैं। 3 चरण में ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन की एक्टिविटी कंप्लीट होती है, जिसमें पहला होता है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा होता है क्रेब्स साइकिल और तीसरा होता है ईटीएस या जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इन 3 स्टेप्स के बाद जो है हमको फाइनली एटीपी मिल जाता है सिंथेसाइज फॉर्म में। लेकिन इसमें भी ध्यान क्या देना है कि ये जो पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, ये एक्चुअली साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में होता है और इट डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ग्लाइकोलिसिस वाला स्टेप है इट इज ऑल्सो कॉमन टू एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब जहां पे ऑक्सीजन के एब्सेंस में एटीपी की सिंथेसिस हो रही है या रेस्पिरेशन हो रहा है वहां पे ये ग्लाइकोलिसिस तो होगी, लेकिन नीचे के जो 2 स्टेप्स हैं क्रेब्स साइकिल और ईटीएस वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में परफॉर्म नहीं किए जाएंगे। तो जो नीचे के 2 स्टेप्स हैं यानी कि क्रेब्स साइकिल और ईटीएस, ये पहली बात तो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और दे आर द पार्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि जहां पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन होता है और जिसकी वजह से एटीपी की सिंथेसिस होती है। उस ब्रेकडाउन से जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनाने में काम आती है। तो यही जो 2 स्टेप्स हैं क्रेब्स साइकिल और ईटीएस, दे कॉन्स्टिट्यूट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। लेकिन क्रेब्स साइकिल और उसके बाद ईटीएस को पढ़ने से पहले हमको ग्लाइकोलिसिस समझना जरूरी है, तभी हम स्टेप वाइज मैनर में पूरे सेलुलर रेस्पिरेशन को समझ सकते हैं। तो टॉपिक तो आपका सिर्फ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन यानी कि दैट कंसर्न्स विद द क्रेब्स साइकिल एंड ईटीएस, लेकिन टू अंडरस्टैंड क्रेब्स साइकिल एंड ईटीएस बेटर वी ऑल्सो हैव टू हैव एन आइडिया ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो इसीलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द ग्लाइकोलिसिस। तो देखते हैं आगे इसमें ग्लाइकोलिसिस या एएमपी पाथवे। तो एक्चुअली में ग्लाइकोलिसिस होता क्या है? व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस? तो ग्लाइकोलिसिस एक पार्शियल ऑक्सीडेशन है। पार्शियल ऑक्सीडेशन मतलब जो भी सबस्ट्रेट है उसका भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगा इस स्टेप में। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन या जिसको ब्रेकडाउन कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन मतलब टूटेगा जो भी सबस्ट्रेट है। कौन सा सबस्ट्रेट है? ग्लूकोज। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ग्लूकोज का इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। तो ग्लूकोज टूटने के बाद 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के बनाएगा और शर्त क्या है कि ऑक्सीजन एब्सेंट होनी चाहिए, जो हमने आपको अभी बताया एनारोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है ये। तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये साइटोप्लाज्म में होता है, ये भी हम मेंशन कर चुके हैं। तो यानी कि यहां पे अगर हम ओवरऑल स्टेप समझने की कोशिश करें तो ग्लूकोज तमाम स्टेप से होते हुए पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स बनाएगा,
इतना काम जो है वो ग्लाइकोलिसिस का पार्ट है, दैट इज एनसर्कल्ड विद द रेड। अब ये जो स्कीम थी ग्लाइकोलिसिस की, ये किसने दी थी? इट वॉज गिवन बाई गुस्ताव एम्बेडन, ओटो मेयरहॉफ एंड जे पेरेनस। तो इन लोगों के नाम की वजह से इसको हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, मतलब लास्ट वाला नाम ये ले लिया गया, एम्बेडन, मेयरहॉफ एंड पेरेनस। तो ईएमपी पाथवे इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं। एनेरोब्स यानी कि जहां पे ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, वहां पे यही सिर्फ प्रोसेस है रेस्पिरेशन की, यानी कि इसी प्रोसेस के तहत या इस प्रोसेस के रिजल्ट के तौर पे जो भी एनर्जी मिल सकती है वही उनको मिलती है, क्योंकि आगे के स्टेप्स क्रेब्स साइकिल और ईटीएस उसमें एनेरोब्स में नहीं होते हैं। ये तीनों साइंटिस्ट हैं, इनकी आप तस्वीर देख सकते हैं। अब हम स्टेप वाइज मैनर में आगे बढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस में। तो प्लांट्स में बेसिकली क्या होता है, ग्लूकोज कहां से डिराइव होता है? सुक्रोज से। ग्लूकोज जो होता है वो एक मोनोसेकेराइड होता है, यानी कि इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और सुक्रोज एक डाइसेकेराइड होता है, यानी कि इसमें दो मोनोसेकेराइड्स जोड़ के सुक्रोज को बनाते हैं। अब ये सुक्रोज फॉर्म कैसे होता है? इट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस या कार्बोहाइड्रेट जो कि स्टोरेज के फॉर्म में प्रेजेंट हैं। जैसे कि प्लांट्स में स्टोरेज फॉर्म के कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, मेनली स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे आलू में, चावल में, इन सब में स्टार्च होता है। तो ये एक पॉलीसेकेराइड है, और ये जब ब्रेक होता है तो पहले सुक्रोज यानी एक डाइसेकेराइड बनाता है, और सुक्रोज का जब ब्रेक डाउन होगा तो वो ग्लूकोज बनाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इन दोनों मोनोसेकेराइड से मिलकर सुक्रोज बनता है बाय एन एंजाइम, और वो एंजाइम कौन सा है? इन्वर्टेज। तो इन्वर्टेज एंजाइम क्या करेगा? देखिए यहां पे सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देगा, दिस एंजाइम इन्वर्टेज। और ये जो दोनों मोनोसेकेराइड्स हैं ये ग्लाइकोलिटिक पाथवे में बड़ी जल्दी आसानी से एंटर कर जाते हैं, चाहे ग्लूकोज को एंट्री करनी हो चाहे फ्रक्टोज को। तो यानी कि ये रॉ मटेरियल तैयार हो गया फॉर द ब्रेकडाउन, ग्लूकोज एज वेल एज फ्रक्टोज। अब ये जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं, इनका क्या होता है अगले स्टेप में? दे आर फॉस्फोराइलेटेड टू फॉर्म ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द एंजाइम हेक्सोकाइनेज, एंड इट इज देन आइसोमेराइज्ड टू प्रोड्यूस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। इस स्टेप को यहां पे अगर समझने की कोशिश करें तो ग्लूकोज, यहां पे मेनली हम अभी ग्लूकोज को कंसर्न करके चलते हैं, फ्रक्टोज तो डायरेक्टली सेकेंड स्टेप में इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन ग्लूकोज को लेके ही मेनली हम चलेंगे। तो ग्लूकोज पे जब ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम, देखिए काइनेज जो है एक जनरल टर्म ऑफ एंजाइम्स है, इसका मतलब कहीं भी अगर काइनेज लिखा होगा तो इस एंजाइम का काम होगा, इट विल परफॉर्म या इट परफॉर्म्स फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। अगर कोई एंजाइम किसी सबस्ट्रेट में फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर दे तो वो एंजाइम क्या कहलाएगा? काइनेज। और ये जो एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप हो रहा है इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? फॉस्फोराइलेशन। तो हेक्सोकाइनेज इसका नाम है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा काइनेज है जो हेक्सोज शुगर में यानी कि ग्लूकोज में फॉस्फेट को अटैच कर रहा है। तो ठीक है, अटैच कर दिया इसने, तो जब जैसे ही एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच हुआ तो इसमें अगला जो प्रोडक्ट तैयार हुआ वो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी ग्लूकोज के छठे कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि एक और एंजाइम आएगा एंड दैट इज कॉल्ड एज आइसोमेरेज। अब ये जो आइसोमेरेज एंजाइम है ये क्या करेगा कि एटॉमिक अरेंजमेंट को चेंज करेगा और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है,
ये हो गए 2 स्टेप्स। अब जो आगे के स्टेप्स हैं, यानी कि सब्सिक्वेंट स्टेप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, वो सारे के सारे सेम होंगे, क्योंकि यहां पे ग्लूकोज भी फ्रक्टोज में ही कन्वर्ट हो गया, और ये जो फ्रक्टोज है ये इस पे हेक्सोकाइनेज एक्ट करेगा, और इसको फिर आइसोमेरेज को एक्ट करने की जरूरत ही नहीं। जैसे हेक्सोकाइनेज फ्रक्टोज में एक फॉस्फेट ऐड करेगा तो ये डायरेक्टली फ्रक्टोज यहां से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। तो इसलिए अगर ग्लूकोज इस्तेमाल हो रहा है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये एडिशनल स्टेप आएगा, फ्रक्टोज इस्तेमाल हो रहा है तो डायरेक्टली ये नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। अब स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस की अगर हम बात करें तो टोटल 10 स्टेप्स होते हैं ग्लाइकोलिसिस में, और ये 10 स्टेप अलग अलग एंजाइम्स के कंट्रोल में होते हैं। ग्लाइकोलिसिस के दौरान 2 स्टेप्स में एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है, और वो 2 स्टेप्स कौन कौन से हैं? पहला स्टेप अभी आपने देखा जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा था। भाई जो फॉस्फेट ग्रुप है ये कहाँ से आ रहा है? ये फॉस्फेट ग्रुप बेसिकली एटीपी से आ रहा है, क्योंकि इसके पास 3 फॉस्फेट है, ट्राई फॉस्फेट है, तो ये डाई फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जा रहा है, और एक जो फॉस्फेट ग्रुप था वो ग्लूकोज से अटैच हो गया। तो पहला जो एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है वो जब कन्वर्जन हो रहा हो ग्लूकोज का इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और दूसरा जो कन्वर्जन होता है या दूसरा जो यूटिलाइजेशन होता है एटीपी का वो होता है व्हेन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, यानी कि तीसरा स्टेप जो हो रहा है। ध्यान दीजिए, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट तक हम पहले ही देख चुके हैं, 6 कार्बन की ये भी शुगर है, और यहां पे फिर से एक और एटीपी का यूटिलाइजेशन हुआ तो एक और फॉस्फेट यहां पे जुड़ गया 1,6, यानी पहले कार्बन पे और छठे कार्बन पे, दोनों कार्बन पे एक एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स अटैच हो गए। तो ये 3 स्टेप्स जो है ग्लाइकोलिसिस के कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट था या डाइफॉस्फेट इसको कह सकते हैं, दिस विल बी ब्रोकन डाउन इनटू, या ये स्प्लिट हो जाता है इनटू ए मॉलिक्यूल ऑफ पीजीएल, यानी कि फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, और एक मॉलिक्यूल ऑफ डीएचएपी, यानी कि डाइहाइड्रोसिटोन फॉस्फेट। तो इस तरह से ये 6 कार्बन का था, एक सेकंड, ये 6 कार्बन का, और ये 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स में टूट गया। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे में कन्वर्ट या इंटरचेंज इनका होता रहता है। पीजीएल डीएचएपी में कन्वर्ट हो सकता है और डीएचएपी पीजीएल में कन्वर्ट हो सकता है। तो चौथे स्टेप में क्या हो रहा है कि फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट इन 2-3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो रहा है, और 5वां स्टेप हम किसको कहते हैं? जब पीजीएल इज कन्वर्टेड इनटू डीएचएपी और अपोजिट, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो ये पॉइंट अगर यहां पे हम देख लें कि फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट इज स्प्लिट इनटू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसको डीएचएपी कह रहे हैं, एंड 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, यानी तीसरे कार्बन पे इसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, पीजीएल। अब ध्यान दीजिए, अगला स्टेप, तो चौथा और 5वां स्टेप हमने देख लिया, छठा स्टेप हम देखते हैं। छठे स्टेप में क्या हो रहा है कि जो पीजीएल है इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू बीपीजीए, यानी कि बिस फॉस्फोग्लिसरेट में ये कन्वर्ट हो रहा है। ये प्रोसेस जो होती है ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है, क्योंकि NAD+ इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू NADH+H+। ठीक है, ये यहाँ पे कन्वर्जन हो गया। तो यहाँ पे हमको फिर 2 मॉलिक्यूल्स, भाई देखिए जब पीजीएल और डीएचएपी ये दोनों स्प्लिट हो रहे हैं तो अल्टीमेटली कन्वर्जन जब होगा 6th स्टेप में तो हमको कार्बन नंबर तो बैलेंस रखना है। तो यहाँ पे 3-3 ये 6 थे, और यहाँ पे चूंकि ये बीपीजीए सिंगल मॉलिक्यूल तैयार, नॉट सिंगल बट बीपीजीए 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ये जब तैयार हो रहा है तो इसके बेसिकली 2 मॉलिक्यूल्स तैयार होंगे, तब ये 3 इंटू 2 ये 6 कार्बन कंप्लीट होगा। कार्बन नंबर हमको बैलेंस रखना है।
तो ये छठा स्टेप हो गया। अगर इसके हम स्टेटमेंट देख लें तो PgAl ये वाला is oxidized with inorganic phosphate and gets converted into 1,3-bis-phosphoglycerate या BPGA। इस रिएक्शन के दौरान बेसिकली क्या होता है कि टू रिडॉक्स इक्विवेलेंट्स या सिंपली कहिए दो हाइड्रोजन एटम्स ये रिमूव हो जाते हैं PgAl से। भाई जाहिर सी बात है PgAl अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो दे आर रिमूव्ड फ्रॉम PgAl एंड ट्रांसफर्ड टू Na+, फॉर्मिंग NaDH एंड H+। तो इस PgAl से जो दो H+ निकले वो यहाँ पे इस Na+D+ में एक जुड़ गया तो NaDH बन गया और दूसरा एसोसिएटेड इससे रहा इन द फॉर्म ऑफ H+ या प्रोटॉन। तो ये तैयार हो गया हमारा बिस-फॉस्फोग्लिसरेट, दो मॉलिक्यूल्स। अब ये जो बिस-फॉस्फोग्लिसरेट के दो मॉलिक्यूल्स हैं ये नेक्स्ट स्टेप में ये क्या बन जाते हैं, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस स्टेप पे ध्यान दीजिएगा, इस स्टेप पे एटीपी की सिंथेसिस होती है, एटीपी सिंथेसिस। क्योंकि ये बिस-फॉस्फोग्लिसरेट था यानी कि दो फॉस्फेट थे यहाँ पे, लेकिन अभी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है यानी कि अब एक ही फॉस्फेट बचा। तो जो एडिशनल फॉस्फेट था वो कहाँ चला गया, वो इस एडीपी ने ले लिया और अब ये एडीपी कन्वर्ट हो गया है एटीपी में। तो अगर इसकी स्टेटमेंट हम देखें तो BPGA यानी बिस-फॉस्फोग्लिसरेट बिकम्स 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या PGA और इसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। दिस एनर्जी एज वेल एज द फॉस्फेट इज ट्रैप्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो यहां जो एनर्जी रिलीज हो रही है और जो एडिशनल फॉस्फेट यहां से निकल रहा है, इन दोनों को मिला के एडीपी से एटीपी तैयार हो जाता है। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि ये जो दो मॉलिक्यूल्स PGA के या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के तैयार हुए थे, दे आर कन्वर्टेड इनटू 2-फॉस्फोग्लिसरेट। ये भी 3 कार्बन का है, ये भी 3 कार्बन का है। यानी कि एक तरीके से यहां पे ये 3 PGA थे, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड थे, यहां पे 2 फॉस्फो यानी कि आइसोमेराइजेशन यहां पे हुआ है। ठीक, अगले स्टेप में क्या होगा कि ये जो दो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरेट के मॉलिक्यूल्स थे, दे आर कन्वर्टेड इनटू PEP या इसको हम कहते हैं दिस इज नोन एज फॉस्फेनॉल पायरुवेट, फॉस्फेनॉल पायरुवेट। और फिर जब ये फॉस्फेनॉल पायरुवेट कन्वर्ट होता है इनटू पायरुविक एसिड तो उस स्टेप में हमको फिर से एटीपी की सिंथेसिस ऑब्टेन होती है, यानी कि इस स्टेप में भी एटीपी सिंथेसिस हो रही है। तो याद रखिएगा 7th और 10th स्टेप्स में एटीपी की सिंथेसिस होती है इन द ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो अगर यहां पे हम स्टेटमेंट्स देख लें तो एटीपी इज ऑल्सो फॉर्म व्हेन फॉस्फेनॉल पायरुवेट कन्वर्ट्स इनटू पायरुविक एसिड, ये हमने देख लिया यहाँ पे स्टेप। इन ग्लाइकोलिसिस 4 ATP molecules are directly synthesized from 1 glucose molecule। अब 4 कैसे, तो देखिए यहां पे चूंकि 2 PEP के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो हर एक मॉलिक्यूल के द्वारा एक एटीपी की सिंथेसिस हो रही है। तो 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ पे इस स्टेप में कितने एटीपी बन जाएंगे, 2 एटीपी। इसको हम यहाँ पे अगर मेंशन कर दें तो एटीपी सिंथेसिस कितने, 2 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ पे सब 2-2 ही चल रहा है ना, तो हर एक मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में एक एटीपी बना तो 2 मॉलिक्यूल्स से 2 एटीपी बना। इसी तरह से ऊपर वाले स्टेप में हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी देखिए 2 BPGA वॉज बीइंग कन्वर्टेड इनटू 2 PGA, तो यहाँ पे भी एटीपी के 2 मॉलिक्यूल्स जो है तैयार हो जाएंगे। तो कुल मिला के 4 मॉलिक्यूल्स तो एटीपी के बन गए, लेकिन शुरू में ऊपर देखिए एटीपी कंज्यूम हुआ था और यहां एक एक मॉलिक्यूल ही कंज्यूम हुए थे, क्योंकि ऊपर एक ही मॉलिक्यूल है जो कि एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है, एटीपी का कंजम्पशन
कंजम्पशन ऑफ एटीपी। कितना मॉलिक्यूल? 1 मॉलिक्यूल, क्योंकि एटीपी का हिसाब रखना बहुत जरूरी है। यहां पे भी कंजम्पशन हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, कंजम्पशन ऑफ एटीपी, यहां पे भी 1 मॉलिक्यूल। तो देखिए 2 मॉलिक्यूल्स एटीपी के कंज्यूम हो गए, लेकिन 4 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। तो नेट गेन कितना हुआ एटीपी का? नेट गेन हो जाएगा हमारे पास 4 - 2 = 2 एटीपी। इस ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से हमको 2 एटीपी ही मिलेंगे। अब ये जो पायरुविक एसिड है या पायरुवेट है, इट इज द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। मेन प्रोडक्ट, या की प्रोडक्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये किसी और लॉक में जाके फिट होगा, और वो अभी हम देखेंगे, यानी कि क्रेब्स साइकिल जब हम पढ़ेंगे। तो की प्रोडक्ट है ये, और इसका जो मेटाबॉलिक फेट है, यानी कि इसके साथ आगे सेल क्या करेगी, वो सेल की रिक्वायरमेंट या सेल की नीड पे डिपेंड करता है। यानी कि पायरुविक एसिड अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनाने में सक्षम है, और सेल की जैसी रिक्वायरमेंट होगी वो उस तरह से उसको इस्तेमाल करेगी। तो यहां पे अगर स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस की बात कर लें, ओवरऑल स्टेप्स जो हैं, एक बार फिर से सम अप इसको कर देते हैं। ग्लूकोज 6 कार्बन का ये सेल में एंटर किया, और सेल में एंटर करने के बाद ये ग्लाइकोलिसिस में, यानी साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस जो हो रही थी, तो ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जहां पे 1 एटीपी कंज्यूम हुआ। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में आइसोमेराइजेशन के द्वारा। फिर ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एक और एटीपी का इस्तेमाल करते हुए फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। अगले स्टेप में ये फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो गए, क्योंकि ये 6 कार्बन था और ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो है 3-3 कार्बन के थे। तो पहला मॉलिक्यूल PgAl और दूसरा DHAP, ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये PgAl ऑक्सीडाइज हुआ और इसने बनाया BPGA, और इस प्रोसेस के दौरान NADH मॉलिक्यूल की सिंथेसिस हो गई। 2 मॉलिक्यूल NADH के सिंथेसाइज हो गए। हाँ, 2 मॉलिक्यूल्स याद रखिएगा, 2 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि 2 चल रहा है ना यहाँ पे। तो नाउ फिर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ BPGA अगले स्टेप में कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA में, और यहाँ पे ATP की सिंथेसिस होती है। फिर दिस PGA इज कन्वर्टेड इनटू 2 PGA, यहाँ पे 3 PGA है और यहाँ पे 2 PGA है। ध्यान रखिएगा, पोजीशन जो है वो फॉस्फेट की चेंज हो रही है। और नेक्स्ट स्टेप में दिस 2 PGA इज कन्वर्टेड इनटू PEP या फॉस्फेनॉल पायरुवेट, और जब ये PEP कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, तो हमको फिर से ATP सिंथेसिस मिलती है। तो दिस इज द होल साइकिल ऑफ ग्लाइकोलिसिस। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगले स्टेप की बात करेंगे, यानी कि क्रेब्स साइकिल की बात करेंगे।